तो फ्रेंड्स हम डिस्कस कर रहे थे, अंडरस्टैंड कर रहे थे यूरोपियन यूनियन को, ये इसका पार्ट 2 है। तो हम देख रहे थे यूरोपियन यूनियन की एवोल्यूशन। तो पहले हमने बताया कि 1951 में होती है ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है, जिसमें ECSC बनाई जाती है। अब यहाँ से आपकी यूरोपियन यूनियन बन रही है, बेसिकली यहाँ उसका एवोल्यूशन हो रहा है, वो इवॉल्व हो रही है, ऐसे ऐसे ग्रो कर रही है। तो ECSC जो है यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, वो बनी जाती है ताकि जो कोल है ना और जो स्टील है उसके ऊपर कंट्रोल किया जा सके, या उसका बेस्ट यूज़ किया जा सके, जो प्रोडक्टिव यूज़ है वो किया जा सके, ना कि डिस्ट्रक्टिव यूज़ किया जाए। क्योंकि आपको पता है कि वर्ल्ड वार 2 हुई थी तो उसको काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुई थी, तो उसको अवॉइड करने के लिए, उनमें इंटीग्रेशन करने के लिए, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जब होगी तो वॉर दोबारा क्रिएट नहीं होगी। तो ये कोल था, जो स्टील था, काफ़ी यूज़ हुआ था डिस्ट्रक्शन में ना, तो इसको पॉजिटिव यूज़ करना था, प्रोडक्टिव वे में आना था। तो इसलिए उन्होंने इसकी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए कम्युनिटी बनाई, जिसको यूरोपियन कोल और स्टील कम्युनिटी कहते हैं। तो ये 1951 में बन गई। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद फ्रेंड्स ये होता है कि 1957 में अगेन एक ट्रीटी होती है, जिसको हम ट्रीटी ऑफ रोम कहते हैं। तो 1957 में ट्रीटी ऑफ रोम होती है, और उसके बाद इसका जो नाम होता है वो हो जाता है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, EEC बन जाता है। पहले ECSC था, अब हो गया EEC, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। तो ये 1957 में होती है ट्रीटी ऑफ रोम, तो उसके बाद ये बन जाती है। और उसके बाद एवेंचुअली आपको पता है कि 1993 में ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट होती है, और जो कि नेदरलैंड का एक एरिया है, जगह है। तो उसके बाद उन्हें यूरोपियन यूनियन बन जाता है। तो ये इसकी एवोल्यूशन है, जिस तरह आपके पास ये बनती है। अच्छा, अब जब ये अब बात कर रहे हैं, जब 1957 में जब ये बनती है कम्युनिटी EEC, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, तो उस वक्त जो है ना यूरोपियन कंट्रीज जो थे, कम्युनिटीज जो थे, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 6 मेंबर्स थे। मीन ओरिजिनली जो था, जब ये बना था, तो इसके सिर्फ 6 कंट्रीज जो थे इसके अंदर थे, इस यूनियन के अंदर। वो कौन से थे? फ्रांस, इटली, नेदरलैंड, बेल्जियम, वेस्ट जर्मनी और लग्जमबर्ग। तो ये 6 जो थी ना कंट्रीज, ये इसका पार्ट थी ट्रीटी ऑफ रोम की, ठीक है, जो आपके पास 1957 में बन रही है। अब देखें तो फ्रेंड्स, यूरोपियन यूनियन में ब्रेक्जिट हुआ है। ब्रेक्जिट मीन ब्रिटेन का एग्जिट होना, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ब्रेक्जिट, कि ब्रिटेन एग्जिट कर गया। तो ब्रिटेन का ब्रे और एग्जिट का एग्जिट, तो ब्रेक्जिट। तो 31 जनवरी को 2020 को यूके ने फॉर्मली तौर पर यूरोपियन यूनियन को लेफ्ट कर दिया, लीव कर दिया, उसने एग्जिट हो गया वहाँ से। वो पहले मेंबर था जब ये 1993 में बनी थी, 28 जब मेंबर्स थे, लेकिन अब उसने लीव कर दिया, 27 रह गए हैं। तो यूके वो फर्स्ट कंट्री है जिसने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया, लीव कर दिया। और ये जो उसने एग्जिट किया है, ये उसने जो ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन था, TEU, जिसको ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट कहते हैं, उसका आर्टिकल नंबर 50 को फॉलो किया। आर्टिकल 50 में कहा है कि जिसने छोड़ना है वो छोड़ सकता है, उस प्रोसीजर को फॉलो करके। तो जो 50 की जो आर्टिकल है, उसको अकॉर्डिंग जो है, उसको फॉलो करके यूके ने लीव कर दिया यूरोपियन यूनियन को। ठीक हो गया। अब हम आते हैं फ्रेंड्स यूरोपियन यूनियन की जो है ना डिसीजन मेकिंग बॉडी को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसके बाद ये वीडियो हम वाइंड अप करेंगे। क्या इसके अंदर जो डिसीजन मेकिंग होती है वो कैसी होती है, यूरोपियन यूनियन का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी बॉडी क्या है, वो काम कैसे कर रहा है, उसका जो फंक्शनिंग है वो क्या है, वर्किंग सिस्टम क्या है। तो उसके लिए हम देखें तो हमारे पास 7 हमें पता चलता है कि इसकी जो है ना डिसीजन मेकिंग बॉडीज है। 7 इंपॉर्टेंट जो है वो डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं यूरोपियन यूनियन की। इसमें से फर्स्ट है यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन काउंसिल, यूरोपियन कमीशन, ठीक है, काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन, कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स। ये 7 जो है बॉडीज हैं यूरोपियन की, ठीक है। अब पार्लियामेंट हो गया, काउंसिल हो गई, कमीशन हो गया, काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन हो गया, ठीक है। पहले यूरोपियन काउंसिल, फिर काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन, कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक है ये, और उसके बाद ऑडिटर्स है, कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स। तो ये 7 अपने नाम याद रखने हैं। अब इनको में से जो 4 हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन क्या है कि यूरोपियन यूनियन बेसिकली यूरोपियन पार्लियामेंट। जो यूरोपियन पार्लियामेंट बेसिकली ये है कि जो यूरोपियन यूनियन है ना, उसके 3 लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं। तो 3 लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन में से ये आपका एक लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन है, एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर है, जिसको आप यूरोपियन पार्लियामेंट कहते हैं। तो ये आपका लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन का पार्ट है, ठीक है।
यूरोपियन पार्लियामेंट में क्या होता है, जैसे दूसरी पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, इंडिया की पार्लियामेंट है, ठीक है, डिफरेंट कांग्रेस है वहाँ पे यूएसए में, तो वहाँ जहाँ पे डिसीजन होती है, लेजिस्लेशन होती है, वो सारा चलता है। तो इसी तरह यूरोपियन यूनियन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी भी एक अपनी पार्लियामेंट है। तो ये एक तरह की फेडरेशन आपको नजर आती है, जैसे एक फेडरेशन होता है ना, उस तरह का इसका स्ट्रक्चर नजर आता है। तो अब इसमें ये होता है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होती है, जिस स्टेट्स की जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उसकी उतनी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होगी, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर है, ठीक है। तो ये इसके अंदर जितनी ज़्यादा उसकी पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा उसकी रिप्रेजेंटेशन, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो उसके अंदर बैठेंगे यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर। और जो यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट कैसे होंगे, वो इलेक्ट होंगे इलेक्शन के थ्रू। तो यूरोपियन यूनियन के जो सिटीजन्स हैं, जो यूरोपियन यूनियन के स्टेट्स के हैं लोग, तो वो इलेक्शन करेंगे और 5 साल के लिए जो है उसके जो मेंबर्स होंगे यूरोपियन पार्लियामेंट के वो इलेक्ट होंगे और वो वहाँ पे अंदर बैठेंगे। तो इस तरह करके हर 5 साल बाद जो होता है वो इलेक्शन होता है, और यूरोपियन यूनियन के जो सिटीजन्स होते हैं वो अपने यूरोपियन जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इसमें है फ्रेंड्स के यूरोपियन पार्लियामेंट में जो मेंबर्स हैं वो उसकी जो नंबर है वो है 705, जो तादाद है। तो 705 मेंबर्स हैं यूरोपियन पार्लियामेंट के, ठीक हो गया, जिसको मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट कहते हैं, MEP। तो ये आपके पास 705 MEP हैं। एक होता है MP है, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, लेकिन यहाँ पे मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। तो ये है यूरोपियन पार्लियामेंट की थोड़ी सी हमने अंडरस्टैंडिंग देखी कि क्या क्या इसके अंदर होता है, इसका नॉलेज देखा। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारे पास है यूरोपियन काउंसिल, ठीक है। तो फ्रेंड्स यूरोपियन काउंसिल की बात करें तो पॉलिटिकल डायरेक्शन के लिए यूरोपियन काउंसिल होती है। तो फ्रेंड्स जो यूरोपियन काउंसिल उसका काम ये है कि वो पॉलिटिकल डायरेक्शन दे, जो पॉलिटिकल जो होते हैं डिसीजंस उसके ऊपर डिस्कशन करना और उसके ऊपर डायरेक्शन देना, तो ये यूरोपियन काउंसिल का काम है, EC जिसे आप कहते हैं। इसके बाद यूरोपियन जो काउंसिल, अगर हम इसको देखें इस्टेब्लिश कब हुई थी, 1975 में एक इनफॉर्मल समिट हुआ था, वहाँ पे इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और बाकी फिर बाद में जो है ट्रीटी ऑफ जो लिस्बन होती है, EC यूरोपियन जो है उसके ट्रीटी ऑफ लिस्बन जो होता है वो जब होता है 19 तो उसके बाद फ्रेंड जब ट्रीटी ऑफ लिस्बन होता है उसके बाद EC को, जो यूरोपियन काउंसिल है, उसको एक फॉर्मलाइज इंस्टीट्यूशन के तौर पे इनेक्ट कर दिया जाता है, एस्टेब्लिश कर दिया जाता है 2009 में। तो ये आपके पास यूरोपियन काउंसिल है जो कि 1975 में पहले इनफॉर्मल समिट में इसको एस्टेब्लिश किया गया, और 2009 में फिर ट्रीटी ऑफ लिस्बन के बाद जो है जब वो ट्रीटी ऑफ लिस्बन को इनेक्टमेंट किया जाता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो उसके बाद EC को एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन बना दिया जाता है। तो ये था EC, यूरोपियन काउंसिल। इसके बाद है यूरोपियन कमीशन, ठीक है। अब यूरोपियन कमीशन क्या है फ्रेंड्स, तो यूरोपियन कमीशन जो है बेसिकली फ्रेंड्स एक एग्जेक्टिव बॉडी है, एग्जेक्टिव आर्म है यूरोपियन यूनियन का। तो ये जो है यूरोपियन यूनियन की जो डे टू डे फंक्शनिंग हो रही होती है, डे टू डे जो काम चल रहे होते हैं, ये उसने उसके ऊपर लुक आफ्टर करना होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो जो यूरोपियन यूनियन की जो फंक्शनिंग है ये इसने देखनी होती है, इसको इंश्योर करना होता है। नेक्स्ट ये है कि जो यूरोपियन कमीशन है इसको गार्डियन कंसिडर किया जाता है तमाम जो ट्रीटीज़ का, जो ट्रीटीज साइन हुई है 3, आपको पता है, ट्रीटी ऑफ पहले पेरिस हुई है, फिर ट्रीटी ऑफ रोम हुई है, फिर ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट हुई है, मैस्ट्रिक्ट कह लें जो भी है। तो उसको गार्डियन करना, उसकी जो रूल्स हैं, उसकी जो आर्टिकल्स हैं, उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसको देखना कि वो फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही, उसकी कोई वायलेशन तो नहीं हो रही। तो तमाम जो ट्रीटीज़ हैं ये उसका गार्डियन के तौर पर बिहेव करता है कि लाइक वो जो ट्रीटीज़ हैं उसमें जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं वो उसी को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, या वो सही तौर पर इंप्लीमेंट हो रही हैं, उसकी कोई वायलेशन तो नहीं हो रही, या उसके अगेंस्ट तो कोई वर्किंग नहीं हो रही। तो उसकी सारी फंक्शनिंग को ये यूरोपियन कमीशन देखता है। इसके बाद इसके पास जो फ्रेंड्स जो है यूरोपियन कमीशन, इसके पास लेजिस्लेटिव पावर्स भी हैं, लाइक लॉ को प्रपोज करना, डिबेट करना। तो ये जो है इसके पास लेजिस्लेशन पावर्स भी होती है लॉ प्रपोज करने के लिए। तो ये फ्रेंड्स था आपके पास यूरोपियन कमीशन। नेक्स्ट हमारे पास है काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन। एक यूरोपियन काउंसिल था, अब ये हमारे पास है काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो इसमें क्या होता है, इसमें फ्रेंड्स ये है कि तमाम जो मेंबर स्टेट हैं उनमें मेंबर स्टेट जो हैं उसकी जो
यूरोपियन यूनियन की जो मेंबर्स हैं, जो कंट्रीज़ हैं, उसकी जो मेंबर स्टेट की जो गवर्नमेंट मिनिस्टर्स हैं वो इसके अंदर आते हैं। तो ये गवर्नमेंट मिनिस्टर्स से मिलकर बनी तमाम जो स्टेट्स हैं यूरोपियन यूनियन की, तो उस तमाम यूरोपियन यूनियन की जो स्टेट्स होती हैं उनके मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट मिनिस्टर्स, उनसे मिलकर ये आपकी बनी हुई है काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो इसके पास बेसिकली क्या होता है कि एग्जेक्टिव पावर्स होती हैं, लाइक जो कॉमन फॉरेन पॉलिसी हो गई, सिक्योरिटी पॉलिसी हो गई, तो उनको देखना, उसके सारे तमाम जो अफेयर्स हैं वो डील करना। तो इसके पास एग्जेक्टिव पावर्स हैं, तो इसलिए वो जो होता है फॉरेन पॉलिसी हो गई या सिक्योरिटी पॉलिसी हो गई, उसके इश्यूज को डील करना, उसको एड्रेस करना इसका काम है। तो फ्रेंड्स ये है आपके पास काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो ये था फ्रेंड्स, इसकी 4 जो थी वो बॉडीज थी, स्ट्रक्चर थी। इसके बाद हम इसका और देखें ओवरव्यू यूरोपियन यूनियन के बारे में, तो हमें पता चलता है कि ये जो है 14% जो है ग्लोबल जीडीपी इसमें आता है। मीन दुनिया के जो 14% जीडीपी है वो यूरोपियन यूनियन जो है वो दे रही है, उसका आता है कंट्रीब्यूशन। ठीक हो गया। इसके बाद 2020 में जो जीडीपी था यूरोपियन यूनियन का वो था $20 ट्रिलियन। $20 ट्रिलियन इसका जीडीपी था 2020 में। इसके बाद यूरोपियन यूनियन की जो है रिप्रेजेंटेशन भी है WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो है इस यूरोपियन यूनियन की रिप्रेजेंटेशन है। यूरोपियन यूनियन की जो मेंबर्स हैं वो उसके अंदर आते हैं। और नेक्स्ट जो है 19 मेंबर्स, मैंने बताया था 19 मेंबर्स, जो मेंबर स्टेट्स जो हैं वो पार्ट है यूरो जोन का। यूरो जोन मीन यूरो करेंसी, मीन्स के जो 19 स्टेट्स हैं ना यूरोपियन यूनियन की, टोटल 27 है, उनमें से 19 जो 19 है ना उनकी करेंसी सेम है, उन सब की करेंसी क्या है, यूरो है। उनकी अपनी कोई स्पेशल अलग करेंसी नहीं है। तो वो आते हैं यूरो जोन में, कि यूरो वाला जोन है, मीन यूरो करेंसी को फॉलो कर रहे हैं। तो वो उनकी कॉमन करेंसी है 19 स्टेट्स की। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यूरो जो है सेकंड मोस्ट ट्रेडेड करेंसी है, कि इसकी जो ट्रेड की जाती है तो ये सेकंड मोस्ट ट्रेड करेंसी है पूरी दुनिया में। जैसे आपके पास यूएस है, डॉलर है, इसी तरह। नेक्स्ट आपके पास है फ्रेंड्स 2010 में अगर देखा जाए तो एक डाटा होता है, सर्वे किया जाता है और उसमें ये पता चलता है कि 500 जो लार्जेस्ट कॉर्पोरेशन है दुनिया के अंदर, तो 500 कॉर्पोरेशन में से जो 161 कॉर्पोरेशन हैं, जो 161 ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो 161 जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो कॉर्पोरेशन हैं, उनके जो हेड क्वार्टर्स हैं वो यूरोपियन यूनियन के अंदर है। मीन टोटल दुनिया के अंदर 500 अगर कॉर्पोरेशन काम कर रही हैं, तो उसमें ये डाटा देखा गया, सर्वे किया गया, तो पता चला कि उनमें से 161 जो कॉर्पोरेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनकी हेड क्वार्टर्स यूरोपियन यूनियन के अंदर आते हैं। यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज हैं यूरोप, उसके अंदर आते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास यूरोपियन यूनियन का सारा कॉन्सेप्ट, इसकी हमने अंडरस्टैंडिंग देखी कि ये बेसिकली क्या था और इसके कैसे बना और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इसकी बॉर्डर्स क्या थी। ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट में अपना फीडबैक दे सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जो है बटन को भी दबा सकते हैं। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।